अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एन न्यूज़ पर प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ। और आप जानते हैं हम इस प्रोग्राम में किसी ऐसी शख्सियत को ज़हमत देते हैं, इस प्रोग्राम में मेहमान के तौर पर मदऊ करते हैं जो अपनी फ़ील्ड में जिसने कोई ऐसी खिदमत सर अंजाम दी होती हैं जो आपके लिए भी जिनसे मिलना मुफीद हो, आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो और उन शख्सियात की पजीराई भी हो। और आज मेरे दरमियान मुल्तान का एक ऐसा सपूत कि जो दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान है अपनी खिदमात के हवाले से। बस बुनियादी तौर पर डॉक्टर हैं, बच्चों के माहिर हैं, बच्चों के अमराज के माहिर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बच्चों के कैंसर के हवाले से इनको महारत हासिल है। डॉक्टर अली शाज़िफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल, अल्लाह शुक्र है। डॉक्टर साहब, आपका मैं प्रोफाइल देख रहा था, मुल्तान से आपने तालीम हासिल की, खानेवाल से आपका बुनियादी ताल्लुक जी बिल्कुल, मेरा जो बुनियादी आगाज़ मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो खानेवाल से है। ज़्यादा अरसा मैंने अपनी बचपन का भी और जो एडोलेसेंट एज थी मेरी, मैंने ज़्यादा खानेवाल में गुजारी। तो इब्तदाई तालीम और एफएससी में मैंने बोसन रोड से भी कुछ अर्सा तालीम हासिल की एफएससी में, और फिर उसके बाद मैं खानेवाल चला गया और खानेवाल से ही यानी जो एग्ज़ाम दिया एफएससी का, और उसके बाद फिर भावलपुर कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर से मैंने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस किया आपने, उसके बाद आपने एमसीपीएस किया, उसके बाद आपने एफसीपीएस किया और फिर आपने आगा खान से आपकी वाबस्तगी हुई और वहाँ से भी आपने स्पेशलाइजेशन की, फेलोशिप किया बच्चों के हवाले से। और फिर आपने 2015 से 2019 तक आपने शौकत खानम कैंसर अस्पताल में खिदमत अंजाम दी। और हम आपके ब्लॉग्स भी पढ़ते रहे हैं, आपने बहुत सी तल्ख बातें भी लिखी, बहुत सी चीज़ें, लेकिन हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। ज़िंदगी के ये सारे तजर्बात होते हैं और ज़ाहिर है आप कोयटा में रहे, किस तरह कोयटा में आपको कैसे भेजा गया, आपने वहाँ कैसे ज़िंदगी गुजारी और वहाँ लोगों के दुखों को कैसे आपने देखा करीब से। बुनियादी तौर पर तो डॉक्टर दुखों को देख रहा होता है और मसीहा भी इसीलिए कहते हैं कि मसीहाई कर रहा होता है। सो आप ये बताएं कि अपनी ज़िंदगी के इन तजर्बात को, इन दुखों को आप कैसे फील करते हैं एक हसास इंसान के तौर पर? सबसे पहले तो ये कि मैं इस पे पहले भी अपने ब्लॉग्स में भी बात कर चुका हूँ कि जो एक डॉक्टर के लिए या एक प्रोफेशनल के लिए हसास होना एक ब्लेसिंग है। एक उसके लिए एक कुदरत की तरफ से एक यानी एक तोहफा है कि उसको एक हसास होने का उसको ऑनर मिला है। तो हसासियत का फायदा यह है कि एक तसव्वुर है हमारे शोबे में एम्पैथी का तसव्वुर है। एम्पैथी जो है ना, वो उसका तर्जुमा उर्दू में किया जाता है हमदर्दी। तो हमदर्दी जो है वो सिंपैथी का तर्जुमा है, तो एम्पैथी का तर्जुमा उर्दू बहुत वसी जुबान है, लेकिन इसके बावजूद जो है एम्पैथी का तर्जुमा उर्दू में नहीं है। तो उसका मतलब यह है कि आप किसी मर्ज को, किसी बच्चे के या किसी मरीज के मर्ज को इस तरह महसूस करें जैसे वो आपके किसी ब्लड रिलेटिव को वो मर्ज लाहक है या आपको खुद को वो मर्ज लाहक है, और आप उसके बारे में अगर कोई फैसला कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, तो ऐसे करें जैसे आप अपने किसी ब्लड बच्चे, अपने बेटे, अपने माँ बाप, किसी उसके बारे में फैसला कर रहे हैं। तो इस तरह ये एक एहसास आदमी के लिए एक डॉक्टर होना इसलिए एक नेमत है। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यहाँ तो चीज़ें कुछ और हैं। हमारे यहाँ बाकायदा जिस कहते हैं ना, बिजनेस में तब्दील कर दिया गया, तिजारत में तब्दील कर दिया गया। जो खिदमात थी, जो लोगों की खिदमत की चीज़ें थीं, चाहे वो उस्ताद हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इस तरह बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिन्हें पहले हम समझते थे कि वो खिदमत खल्क करते हैं लोग, लेकिन वो खिदमात जो थीं वो तिजारत में कैसे तब्दील हो गई? रजी भाई, मैं
वैसे तो मैं एक प्रोफेशनल हूँ, एक डॉक्टर हूँ, और मेरा ताल्लुक जो है तिब के शोबे से है, और जो मुझे तालीम दी गई है वो सिर्फ यानी यही दी गई है कि एक मरीज आपके पास आएगा और आपने उसको ट्रीट करना है और हमारे इलाज करना है और आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक हो गया। तो हम पीडियाट्रिक्स में जो है बच्चों के शोबे में हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते थे जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते थे। मेल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा की किल्लत की वजह से, वो जो उनके सूखेपन की जो बीमारी होती है उसका शिकार वो बच्चे होते थे। तो हमारे जो इम्तिहानात होते थे, MCPS पीडियाट्रिक्स जैसे दिया मैंने, उसके बाद FCPS पीडियाट्रिक्स दिया, तो उसमें वो मोस्ट कॉमन एक जो जिसको कहते हैं कि केस जो है वहां पर होता था, और सबसे मुश्किल भी वो होता था। उसके बारे में जो सवालात किए जाते थे, और तो वो जो कैंडिडेट्स थे वो बहुत डरते थे, यानी वो कि मेल न्यूट्रिशन का केस ना आ जाए, यानी उसकी एक एक चीज जो है उसको उसके बारे में सवाल किया जाता था। और इम्तिहान में इतना क्यों किया जाता था? वो इसलिए किया जाता था कि ये हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, बहुत आम है। मेल न्यूट्रिशन जो है, खुराक की कमी, तो वो बहुत आम है। तो हम सब लोग, मैं भी और हम सब जो पीडियाट्रिक्स में जो भी लोग हम इम्तिहानात देते थे, तो हम फोकस करते थे इन बच्चों को फोकस करते थे। और जब हम तैयारी करते थे तो इनकी एक एक चीज, और उन पे बहुत टाइम लगाते थे, और उनके माँ बाप का भी बहुत वक्त लेते थे। तो उसके बाद जब हमारी वो तैयारी मुकम्मल हो जाती थी, हम उसको वहीं छोड़कर, और हमारा काम खत्म हो जाता था, हम चले जाते थे। ठीक है। इसी तरह जब वो इम्तिहान होता था, तो इम्तिहान में उसी मेल न्यूट्रिशन के बच्चे को लाकर बिठाया जाता था। ठीक है। और उसके ऊपर हमारा एग्जाम, यानी हमने सारा कुछ करना होता था। हम पास या फेल हो जाते थे, और उसके बाद हम भी घर चले जाते थे, हमारे असातिज़ा भी घर चले जाते थे इम्तिहान लेने वाले, और उस बच्चे को वहीं छोड़ दिया जाता था। उसके बाद कोई कंसर्न नहीं? उसके बाद कोई कंसर्न नहीं है। तो यानी हम पास हो गए, और मेल न्यूट्रिशन का एक बच्चा आया हमारे पास, और हमने उसको दवाई लिख कर दी है कि आप ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कुछ, यानी ये पोटाशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, और ये दूसरी चीजें हैं, विटामिन्स हैं, तो ये आप खाएं, बच्चे को खिलाएं, और गोश्त खिलाएं, और उसको बहुत सी कार्बोहाइड्रेट्स खिलाएं, फैट्स खिलाएं, उसको घी खिलाएं, और वो आपका बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। गरीब आदमी को मशवरा दिया जाता है, और 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए, और कई इससे भी ज्यादा फीस वहां पर ली जाती है, और उसको ये लेकर उसको भेज दिया जाता है। तो ये हमें सिखाया जाता है FCPS के इम्तिहान में। CPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन ऑफ पाकिस्तान, जहां से हमने वहां पर हमें सिखाया जाता है कि हाउ यू हैव टू सेल योरसेल्फ, आपने कैसे अपने आप को फरोख्त करना है, कैसे अपने आप को बेचना है। ठीक है। आप भी एक जो है एक कमोडिटी है, और वो जो पेशेंट आपके सामने आया है वो आपका क्लाइंट है, और आपने उसका इस्तेसाल करना है, आपने उससे खींचना है, चाहे, और आपने ये नहीं देखना कि वो कहां से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों उसका बच्चा इस हालत तक पहुंचा है, इसके बारे में आपको कोई कंसर्न नहीं है। आपने सिर्फ वो जो है दिए हैं, और आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। तो ये चीज मुझे जो है इसने मुझे मजबूर किया, इस चीज ने, कि सिर्फ और सिर्फ मेडिकल की तालीम तक रहकर इन मसाइल का हल जो है वो मुमकिन नहीं है। और ये एक मुझे जो लेके आया मेरे नजरियात की, जो कि आपको पता, मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ नजरियात का, तो सोशलिस्ट नजरियात जैसे हैं, और इश्तराकी नजरियात हैं कि तबकाती तकसीम है बहुत वाज़ेह तौर पर। जब तक हम पॉलिटिकल होकर, हम सब, यानी हम में से हर शख्स को पॉलिटिकल होने की जरूरत है। अच्छा, कैंसर की तरफ आता हूँ मैं, बच्चों के कैंसर की तरफ आता हूँ, और ज़ाहिर है बच्चों के साथ डील करना एक मुश्किल काम है, और आपने ख़ास तौर पर इसी में आपकी महारत है। कैंसर जो है वो हमारे यहाँ बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, बच्चों में भी फैल रहा है और बड़ों में भी फैल रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात कुछ तो इनहेरिट चल रही होती हैं, जो हमने देखा कि इनहेरिटेंस में आ रहा होता है, जीन्स में ट्रैवल कर रही होती हैं चीज़ें, लेकिन इसके अलावा क्या उसमें हमारी अनहेल्दी फूड है, हमारा अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, क्या चीज़ें हैं? देखिए रजी भाई, मैं बिल्कुल जो है ना यहाँ पर मैं हर तरह से बात कर सकता हूँ, बिल्कुल करें, बोल्ड होकर बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो बात करूंगा वो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं करते। ठीक है, हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं करते। पाकिस्तान में इस वक्त 10 से 12 हज़ार बच्चे हर साल जो है
कैंसर का शिकार होते हैं। ठीक। 10 से 12 हजार बच्चे कैंसर का शिकार होते हैं। उसमें से 5 से 6 हजार बच्चे जो होते हैं सिर्फ, वो उनकी तशखीस होती है। ठीक। आधे बच्चों की, 50% बच्चों की तशखीस होती है। डायग्नोज ही नहीं होता। डायग्नोज ही नहीं होता, यानी ऑन्कोलॉजिस्ट तक पहुंचता ही नहीं है। और जो डायग्नोज हो जाते हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट तक पहुंच जाते हैं, उनमें से सिर्फ 25% बच्चे जो हैं वो उनका इलाज यानी कामयाब होता है, सर्वाइवल होता है। जबकि इस जो डेवलप्ड वर्ल्ड जो अपने आप को कहलाती है, यानी 5 से 10% जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं दुनिया में, 90% तो हम जैसे ही हैं। तो जो 5 से 10% जो तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो इसकी कामयाबी की जो शरह है वो 90% तक है, और कई सत्तानों में 100% तक। और उसके मुकाबले में आप जो एक यानी हमारे मुल्क में 25%। अब आपने पूछा इसकी वजूहात क्या है, कैंसर क्यों बढ़ रहा है, कैंसर की वजूहात क्या है। तो जैसे आपने इनहेरिटेंस बताया कि जो एडल्ट्स में, बड़ों में जो है, ये इनहेरिटेंस वाले कैंसर्स नहीं होते। आमतौर पे फैमिलीज में जो कैंसर्स रन करते हैं वो बच्चों में ही होते हैं। जैसे रेटिनोब्लास्टोमा है एक जो आंखों का सरतान है, विल्म्स ट्यूमर है एक जो किडनी का सरतान है, इवन ब्लड कैंसर भी अगर ट्विंस होते हैं, ट्विंस में रिस्क जो है दूसरे जो भाई को, बहन भाई को बढ़ जाता है, यानी इसका ये है। कुछ सिंड्रोम्स हैं जो कि पैदाइशी तौर पर कुछ, जैसे डाउन सिंड्रोम, एक बहुत मंगोल बच्चे जो होते हैं जिनकी वो मंगोलियन लुक होती है, उनमें जैसे ब्लड कैंसर का रिस्क खतरा बहुत ज्यादा है। तो ये तो कुछ बहुत वाज़ेह तौर पर बच्चों में आ गया, बच्चों में बहुत वाज़ेह वजूहात हैं। लेकिन एक वजह है रेडिएशन, शुआएं। तो जैसे अगर हम ज्यादा एक्सपोज करते हैं किसी बच्चे को या बड़े को एक्सरेज से या सीटी स्कैन से या पेट सीटी स्कैन से एक्सपोज करते हैं, और या फिर उसको एक कैंसर लाहक हो जाता है और उसकी हम शुआओं के जरिए उसका इलाज करते हैं, कीमोथेरेपी भी देते हैं और शुआएं भी देते हैं। तो उन शुआओं की वजह से उन बच्चों में जो दूसरा कोई और कैंसर होने का या पहली दफा या दूसरी दफा कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि वो कुछ ऐसी म्यूटेशंस जो हैं शुआएं पैदा करती हैं सेल्स के अंदर, जो कि काफी अरसे के बाद 5, 10, 15 साल के बाद एक और कैंसर की सूरत में वाज़ेह हो सकती हैं। एक और चीज, अब मैं एक चीज में थोड़ा सा, मैं अगले सवाल से पहले, कि रेडिएशंस जो हैं, ये हमें बताया जाता है कि रेडिएशंस जो हैं ये यानी एक्सरे से, सीटी स्कैन से और जो रेडियोथेरेपी से, तो एक और रेडिएशन का सोर्स है जो हम नहीं बताते, जो कि बताने की जरूरत है, और वो है हथियार, वॉरफेयर हथियार, जो कि इस्तेमाल होते हैं हमारे जो उन एरियाज में जो कि ओप्रेस्ड जो नेशंस हैं, बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान में, अफगानिस्तान में, और वहां से सबसे ज्यादा कैंसर आ रहा है। और ये सबसे बड़ी वजह, वो हथियारों में कुछ ऐसी रेज हैं जो करती हैं, कैंसर करती हैं। और रजी भाई, हमारे पास कोई डेफिनेट जो है ना इसका, आई एम सॉरी मैं हिल रहा हूँ थोड़ा सा इसका डेफिनेट इसका ये नहीं है कि एविडेंस के, क्योंकि हमारी स्टडीज ही नहीं हुई। स्टडीज क्यों नहीं हुई? स्टडीज इसलिए नहीं हुई कि वहां कोई कैंसर सेंटर ही नहीं है, वहां कोई जरूरत इस बात की है कि जहां कैंसर पेशेंट्स ज्यादा हैं वहां हमें ये देखना चाहिए कि वहां कहीं वारफेयर के नतीजे में तो कैंसर नहीं हो रहा है, इस पर स्टडी होनी चाहिए। जैसे चागी है जहां पर हमारा जो, जिस पे हम बहुत फख्र महसूस करते हैं, उस पे हमें फख्र महसूस नहीं करना चाहिए, उस पे हमें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि चागी से कैंसर आ रहा है। किसी ने सोचा है कभी क्यों कैंसर आ रहा है? अच्छा, मैंने आपकी ये चीजें, अच्छा ये तो आपने रेडिएशंस और ये बताई। अच्छा, डाइट में कोई ऐसी चीजें? डाइट में अभी जो अडल्ट्स हैं ना, अडल्ट्स में ये यानी स्मोकिंग और ये जो पान वगैरह और इन चीजों से, और कुछ डाइट्स भी डाइटिशियंस बताते हैं, लेकिन बच्चों में जो है ना डाइट्स के साथ, मैं अडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। अडल्ट्स में मुझे इसके बारे में कुछ हैं, डाइट्स हैं जिनकी वजह से, जिनसे एसोसिएशन है, लेकिन हम बच्चों में हमने इस किस्म की, क्योंकि वो एक्सपोजर ज्यादा होता ही नहीं है बच्चों में, छोटे होते हैं, और यही वजह है कि बच्चों के जो खुलिये होते हैं वो ज्यादा हेल्दी, सेहतमंद खुलिये होते हैं, और आउटकम जो है बच्चों के जो बर्दाश्त है वो भी ज्यादा होती है, और कैंसर का आउटकम भी बच्चों में यानी बेहतर है, बड़ों की निस्बत बेहतर होता है, यानी कि वो उनको ठीक होने का जो उनका
जो जो उनका उनका चांस है वो बड़ों की निस्बत ज़्यादा होता है। जी नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिए। हम वक्फे के बाद ये बात करेंगे कि तशख़ीस के मामलात क्या हैं, अलामात क्या हैं, और इलाज की जो हमारे यहाँ सहूलतें हैं वो बहुत कम हैं। ये सारे सवालात हम वक्फे के बाद करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुकालमा रज़ी के साथ, और गुफ्तगू हम कर रहे हैं डॉक्टर अली शाज़िफ़ के साथ। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, तशख़ीस और अलामात की बात कर रहे थे। आपने अभी जैसे बताया कि तशख़ीस ही नहीं होती इतनी बड़ी तादाद में, और तशख़ीस ना होने की वजह जहालत भी है, कम इल्मी भी है, और सहूलतों का ना होना भी है। दोनों चीज़ें हैं। तो पहले तो कुछ अलामात बताइए, बच्चों में भी और बड़ों में भी, कि अलामात, ज़ाहिर है बच्चे की अलामात जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे में क्या अलामात होती हैं। बच्चा तो बता भी नहीं सकता बहुत सारी चीज़ें। जी, तो बच्चों और बड़ों में यही फ़र्क है कि बच्चों में हम जो तशख़ीस करते हैं वो ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर ज़्यादा होती है कि जैसे माँ जो है वो बच्चों को नहला रही है और उसको कुछ रसौली महसूस हुई नहलाते उसको उसका कुछ है, या वो तस्वीर जैसे खींचते हैं तो आँख में सफ़ेद उनको कुछ नज़र आया। तस्वीर में रेड रिफ्लेक्स होता है ना नॉर्मली, जैसे तो आँख में सफ़ेद कुछ चीज़ नज़र आई, उन्होंने कहा ये क्या है, ये तो रेड होता है, ये वाइट कैसे हो गया, तो वो रेटिनोब्लास्टोमा की। तो यानी ऑब्जर्वेशन से हम वो ज़्यादा डायग्नोसिस होता है। जो बड़ों में, लेकिन बड़े बता सकते हैं कि जी मुझे यहाँ पर गिल्टियाँ महसूस हो रही हैं, या मेरे ब्रेस्ट में कुछ महसूस हो रहा है, या सांस में तकलीफ मुझे महसूस हो रही है। लंग कैंसर है जैसे ज़्यादा कॉमन है बड़ों में, और ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा ख़वातीन में कॉमन है। तो वो इस तरह तशख़ीस हो सकती है, तो यानी आम तौर पे। तो बड़ों में मतलब यही है कि थोड़े सोशल फैक्टर्स हैं, ख़वातीन ज़रा छुपाती हैं चीज़ों को, और इस तरह के मसाइल ज़्यादा हैं। लेकिन बच्चों में ये है कि जो है तशख़ीस जो है वो बहुत आराम से हो सकती है। और जैसे आपने जहालत कहा, अवेयरनेस की कमी है और सहूलियात की कमी है, तो ये चीज़ें तो हैं, बिल्कुल हैं। तो लेकिन जो मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि हमें जहाँ से कैंसर आ रहा है हम वहाँ तक पहुँच नहीं रहे हैं। तो उनको ज़ाहिर, उनको ये तो पता लग जाता है कि बच्चा बीमार है या बच्चा ठीक है। नहीं, बच्चा या तो बीमार होता है या ठीक होता है बच्चों में। उनको तो अलामात यही होती हैं कि आमतौर पे दो तरह की मैलिग्नेंसीज बच्चों में और बड़ों में भी दो तरह की कॉमन होती हैं। जैसे एक को लिक्विड कहते हैं, एक को सॉलिड कहते हैं। सिंपल सादा अल्फाज में, लिक्विड का मतलब ब्लड कैंसर है और सॉलिड का मतलब कोई रसौली है। तो ब्लड कैंसर जो होता है बड़ों में भी और बच्चों में भी, उनकी उसकी अलामात यही होती है कि खून की कमी हो जाती है, थकावट का शिकार बच्चा हो जाता है। तो वाइट सेल्स जो होते हैं उनकी कमी की वजह से या उनकी खराबी की वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार हो जाता है, बार बार बुखार होता है, तवील मुद्दत तक बुखार रहता है और वो ठीक नहीं होता एंटीबायोटिक से। इसी तरह ब्लीडिंग यानी खून जारी होना, नाक से खून जारी हो सकता है, या जिस्म पे निशान पड़ सकते हैं, जो है जिस तरह नील पड़ सकते हैं, या छोटे छोटे पटीके जिनको कहते हैं खून की, जिस्म के ऊपर, जिल्द के ऊपर निशान पड़ सकते हैं। तो ये आमतौर पे इस तरह की अलामात होती हैं। और रसौलियां अगर हो तो फिर रसौली जाहिर है कि अगर किडनी का कैंसर है तो उसमें आपको बच्चे की माँ को जो है वैसा महसूस होगा क्योंकि यहाँ पर किडनी का कोई मैस पड़ा हुआ है, या कहीं और मैस है तो वो मैस नजर आ जाएगा या वो महसूस हो जाएगा उसको। तो ये अलामात होती हैं। दूसरी ये है कि वजन कम हो जाना, जैसे बड़ों में भी और बच्चों में भी वजन कम हो रहा है, पता नहीं लग रहा, अनएक्सप्लेन्ड जो है ना वजन कम हो रहा है, उसकी पता नहीं, डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही। तो इन सूरतों में यानी एक तो परसिस्टेंट और ज्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहिए, यानी क्योंकि हमारे पास ज्यादातर पाकिस्तान में जो है ना क्वैक्स के पास और हकीमों के पास और पहलवानों के पास जो है ज्यादा दम दरूद के पास जो है जाते हैं। तो दम दरूद वालों से भी यही गुजारिश है कि जी जो है दुआ के साथ साथ जो है दवा भी है, कभी इस्लाम में है कि जी वो भी जरूरी है। तो अगर उनको दुआ भी वो फूके भी मारें, लेकिन वो साथ उनको रेफर भी जल्दी
कर दें अगर उनको कोई ऐसी खतरनाक चीज लग रही है जैसे कि कैंसर है। ज़ाहिर है कि उनकी इतनी प्रैक्टिस तो हो जाती है कि कुछ है, समथिंग इज रॉन्ग। तो अगर इस तरह की कोई चीज लेकिन इसमें हमने ये देखा है कोएक्स के अलावा जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स भी बहुत सारी चीज़ों को उस तरह नहीं बता रहे होते। वो एक नए टेस्ट को दे रहे हैं। मेरे पास ऐसी कई मिसालें हैं। मेरे दोस्त जो शिकार हुए, उनको पहली मर्तबा डायग्नोज हो चुका था, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें किसी और चक्कर में तो मैं एक छोटी सी यानी अपनी कम्युनिटी से भी मैं माजरत खा हूँ, जो मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ यानी डॉक्टर कम्युनिटी से, और मैं FCPS भी हूँ और CPSP से मैंने ये डिग्री हासिल की है। लेकिन बहुत माजरत के साथ मैं ये सच बोलने में कोई आर महसूस नहीं करता कि ये हमारे मुल्क में जो है ये डॉक्टर और जो ये FCPS कंसल्टेंट्स हैं, ये एक माफिया का काम कर रहे हैं। एक माफिया का एक नेटवर्क है इनका, और नेटवर्क बहुत खौफनाक है। इनका मकसद जो है वो इलाज करना नहीं है। इनका मकसद जो है, हमें पता है कि सरमायादाराना निज़ाम है, कैपिटलिज्म है, इसमें हर चीज़ जो है मुनाफे के ऊपर, इस्तेसाल के ऊपर इसकी बुनियाद है कि आपने एक्सप्लॉइट कैसे करना है, आपने पैसे किस तरह कमाने हैं, मालो दौलत कैसे इकट्ठा करना है, अपनी जायदादें कैसे बढ़ानी है, गाड़ियाँ कैसे खरीद नई नई लेनी है, बच्चों को आला तालीम कैसे दिलवानी है। तो उसके लिए आप ये नहीं सोचेंगे, आपका एक न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, आपने अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचना है और बाकियों से आपको कोई गरज नहीं है। तो आपका जो यानी जैसे आपने कहा कि वो टेस्ट मुख्तलिफ करवाते हैं, तो टेस्ट मुख्तलिफ जो है बेवजह टेस्ट करवाए जाते हैं, बिल्कुल करवाए जाते हैं। तो लेबोरेटरीज के साथ इनके जो है मुआहदे होते हैं, और यानी एक्सरे जैसे रेडियोलॉजिस्ट के साथ मुआहदे होते हैं। तो आपने CT स्कैन के लिए किसी के एक उनके साथ मुआहदा किया हुआ होता है। तो बेचारे लेमैन को तो कुछ नहीं पता होता ना, वो तो इनके हाथों में होते हैं वो तो, और जिसका जितना ज्यादा नाम होता है वो उतना ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है। और हमारे माशरे में यह है कि अल्लाह के बाद जो है ना डॉक्टर, तो यानी रिलीजियसली डॉक्टर के ऊपर यकीन किया जाता है, रिलीजियसली यकीन किया जाता है कि डॉक्टर का कहा ऐसा ही है, जैसे मतलब पत्थर पर लकीर है, जो उसने कह दिया वो करना है, ठीक है। तो वो उसने फिर वो इस चीज को इस्तेमाल करता है और उससे उसका वो मुनाफा, यानी एक सिर्फ वो दवाई लिखकर मुनाफा नहीं हासिल करता, वो टेस्ट लिखकर मुनाफा हासिल करता है, एक्सरे करवा के मुनाफा हासिल करता है। अब इनके एजेंट्स फिर रहे होते हैं, आपको पता होगा सरकारी अस्पतालों में एजेंट्स फिर रहे होते हैं इनके, और वो इनको प्राइवेट अस्पताल तक लेकर आते हैं। जो सरकारी नौकरियां ये डॉक्टर्स करते हैं, प्रोफेसर। और यहीं से एक ज़िमनी सवाल और आता है कि हमारे यहाँ हम देखते हैं कि जी फलां लेबॉर्ट्री से आप करवाएं दुरुस्त होगा। ये एक अमूमी डॉक्टर नहीं कहता, वैसे भी लोगों को पता होता है कि हम फलां लेबॉर्ट्री से अगर करवाएंगे तो उसका रिजल्ट ठीक होगा, या अगर हम लाहौर फलां लेबॉर्ट्री को भेजेंगे तो ठीक होगा, या हम कराची फलां लेबॉर्ट्री को भेजेंगे तो ठीक होगा। तो यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं है कि लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो भी जिम्मेदार हों अगर उनके रिजल्ट में कोई खामी है? कोई ऐसा कानून नहीं है कि लेबॉर्ट्री को जिम्मेदार करार दिया जाए अगर कहीं फ़र्क आता है और एक रिजल्ट दूसरे से वेरी नहीं करता है और वो टैली नहीं कर रहा, तो क्या किसी पर कोई चेक नहीं है? देखिए वो वही बात है कि जो कवानीन तो होते हैं, और अगर हम जाएं कवानीन, यकीनी तौर पर इस तरह के कवानीन होंगे कि लेबॉरेटरीज को जो है अगर अलाउ किया जाता है, रजिस्टर्ड होनी चाहिए लेबॉरेटरीज, और उनका एक पैरामीटर्स होने चाहिए, उनको वो फुलफिल करना चाहिए, यानी उनका मेयार एक स्टैंडर्ड को वो उनको मीट करना चाहिए। तो इस तरह के सिर्फ यानी किताबों में तो होते हैं, हमें पता है, लेकिन अमली तौर पर उसका नहीं है। जिसका दिल करता है वो कहीं भी लेबॉरेटरी खोलकर CBC और आम टेस्ट जो हैं वो करना शुरू कर देता है। तो और जिसका दिल करता है वो MBBS लिखकर प्रैक्टिस शुरू कर, आपको पता है MBBS लिखकर प्रैक्टिस शुरू कर, FCPS लिखकर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो कोई इस पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। पिछले दिनों जो है ये सेहत कार्ड का एक जो पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, और उसने बंदर बांट की थी सेहत कार्ड की। 90% जो है प्राइवेट अस्पतालों को सेहत कार्ड तकसीम किए गए थे कि वहां से आपने इलाज करवाना है। वहां पर कोई ये नहीं था कि उन्होंने उनका क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, उन अस्पतालों ने उनका क्या होना चाहिए, उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। वहां पर सेहत कार्ड से अगर आप इलाज करवा रहे हैं, वहां पर रेडियोलॉजी की सहूलियात कितनी है, वहां पर जो है वो जो लेबॉरेटरी कैसी है, डॉक्टर्स कितने क्वालिफाइड हैं। तो कोई यानी हमारे यहाँ मुंह उठा के जो है ना हर कोई वो काम शुरू कर देता है। कोई कानून वगैरह जो है ना ये सारे गरीबों के लिए हैं, कानून हमारे लिए हैं, आपके लिए हैं, इनके लिए माफिया के लिए कोई कवानीन नहीं है यहाँ पर। और आपके एक आर्टिकल में मैंने देखा था कि
जो अभी हमने शुरू में भी बात की कि अस्पतालों और इलाज गाहों की तादाद ना होने के बराबर है, और वो इलाके ख़ास तौर पर आपने बताया था कि पंजाब में है या तो ज़्यादा सेंटर जहाँ से इलाज कराया जा सकता है या तशख़ीस होती है, या फिर कराची में है, और बाकी सारा सिंध भी खाली पड़ा है, KPK में भी कुछ नहीं है और बलूचिस्तान में भी कुछ नहीं है। रज़ी भाई बहुत अहम सवाल, मैं इस सवाल का इंतजार कर रहा था। तो ये सवाल, ये मैसेज है, ये जो है आपका सवाल है, यहाँ इससे मैसेज मैं दे रहा हूँ कि और ये हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम लोग मादा पसंद हैं, साइंस पर यकीन रखते हैं, फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, हवाओं में नहीं छोड़ते। तो हमने जो है बाकायदा स्टैट्स हैं, आप शौकत खान अस्पताल से चेक कर लें, आगा खान अस्पताल कराची जाके चेक कर लें, इंडस अस्पताल कराची जाके चेक कर लें, चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से चेक कर लें कि 45% जो है सरतान वजीरिस्तान, KPK और अफगानिस्तान से आता है। बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, बड़ों की मुझे नहीं ज्यादा पता। 45% जो है, जो लाहौर में सरतान 45% उन इलाकों से आता है। इसके अलावा जो 25 से 30% सरतान जो कराची में है वो बलूचिस्तान से और अफगानिस्तान से आता है। तो लेकिन जो तमाम के तमाम सेंटर्स जो हैं, जो ऑन्कोलॉजी के हैं, वो सारे के सारे बने हुए हैं कराची में और पंजाब में, बच्चों के सेंटर्स जो हैं। और सिर्फ 4 प्राइवेट सेक्टर के सेंटर्स हैं, जिनमें आगा खान, शौकत खान अस्पताल, इंडस अस्पताल, शिफा अस्पताल ये शामिल हैं, और 4 पब्लिक सेक्टर के अस्पताल हैं जो अच्छे अस्पताल जिनको कहते हैं। वैसे छोटे मोटे अस्पताल तो हैं बहुत सारे, लेकिन 4 यानी कि वो हैं। तो यानी और टोटल जो नंबर ऑफ पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ 26 हैं, और 26 पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिनमें एक मैं भी शामिल हूँ, और वो सारे के सारे पंजाब और कराची के हैं। इंटीरियर सिंध से कोई नहीं है। एक है गालिबन, एक आगा खान से अभी एक डॉक्टर साहब ट्रेन करके आगा खान से उन्होंने नवाबशाह भेजी हैं। तो बाकी वहाँ पर इंटीरियर सिंध में कोई जो है पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। इसी तरह जो है बलूचिस्तान, आई वॉज द फर्स्ट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, और वो जो कि वहाँ पर बलूचिस्तान मैं गया था, और चले वो मेरी अपनी बात तो अलग से है। और वजीरिस्तान, KPK, वहां पर कोई पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। पूरे जो अफगानिस्तान में कोई पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। इसके अब मैं बताऊंगा कि प्रोपोर्शन, जो आबादी का प्रोपोर्शन है, उसके हिसाब से भी मैं बताऊंगा आपको कि पंजाब की आबादी जो है वो 12 करोड़ है, ठीक है, और जो सिंध की आबादी है वो आबादी है तकरीबन आई थिंक 6-7 करोड़ है आई थिंक। और इसी तरह KPK की 4.5 करोड़ है, और बलूचिस्तान की आबादी 1.5 करोड़ के करीब है। तो अब 1.5 करोड़ और 4.5 करोड़ यानी 5.5 करोड़ की आबादी में से आपको जो इतना सारा 45% सरतान वहां से आ रहा है, और बाकी जो आपकी आबादी है यानी 15, 17, 18 करोड़ आबादी, उसमें से बाकी सरतान आ रहा है। आप प्रोपोर्शन देखें, ये एक खौफनाक हकीकत है, एक खौफनाक हकीकत है कि KPK अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, आबादी के तनासब से देखा जाए तो इतना ज्यादा सरतान आ रहा है, ठीक है। और वहां पर आपकी सबसे ज्यादा कम आपका जो फोकस है लूट मार में, तो वहां पर सबसे आगे हैं हम लोग। वहां के सोने के ऊपर, वहां की मादनियात, वहां की गैस, वहां का तेल, वहां का सब कुछ हमें चाहिए, लेकिन वहां के लोगों के लिए हमारे पास देने को है कुछ, तो वो कैंसर है। वो हम जाके वहां पर कैंसर बांटते हैं, और कैंसर बांट के हम वापस आ जाते हैं, और फिर वो लोग उनको सहूलियात भी नहीं देते कि चलो आपने कैंसर उनको दे दिया तो आप सहूलियात दे दें कि कैंसर को ट्रीट ही कर दें। और फिर वो वहां से दूर दराज से गोलियों की बौछार में वो लोग सफर करके लाहौर पहुंचते हैं, कोई कराची पहुंचता है, वहाँ वॉर एरिया से अपने बच्चों को लेके, और वो कहानियां बताते हैं कैसे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, फौजियों को रिश्वतें दी, कहाँ कहाँ पर किस किस चौकी पर उनको ये एक्सप्लॉइट किया गया, कैसे वो लाहौर में आकर जो है पुलिस वालों ने उनको लूटा, और फिर वो पहुंचे वहां पर, और फिर उनका इलाज, उन बेचारों वहां पर जो फुटपाथों पे ये लोग सोते हैं, शौकत खानम के एक अंदर एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल जहां पर एयर कंडीशन माहौल है, और वहां से बाहर जाकर उनको अंदर वहां पर एयर कंडीशन माहौल से बाहर डायलैक्टिक्स हैं, ये कि इतने तजादात हैं कि वहां जाके फुटपाथ पे वो बाहर सोते हैं, उनको सोने की जगह नहीं है, और बाहर लोग उनको तंग करते हैं, उनको गद्दार कहते हैं, उनको दहशतगर्द कहा जाता है, उनको तालिबान कहा जाता है, उनको पता नहीं क्या क्या यानी उनको कहा जाता है। और उनसे मिले आप, रजी भाई, मिले उनसे आप, उनसे मासूम लोग,
उनसे खूबसूरत लोग, उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। और यही वजह है कि हम लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। आपके साथ मुकालमा जारी रहेगा। नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ। डॉक्टर अली शाज़िब से हम दोबारा बात करेंगे। जी नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक। प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ एंड न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुझे। और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, डॉक्टर साहब आपके साथ अब आखिरी हिस्से में एक सवाल जो मैं करना चाह रहा हूँ। जैसे आपको एक सवाल का इंतज़ार था, मुझे भी एक जवाब का इंतज़ार है। वो सवाल ये है कि मैंने आपके वो उन दिनों मेरी आपके साथ बात भी होती रही बहुत, जब आप बलूचिस्तान में थे। और जब कोई लोग वहाँ एहतजाज कर रहे होते थे, कोई तालिब इल्म बैठे होते थे या कोई और मसाइल चल रहे होते थे, मैं आपसे फ़ोन पर पूछता था कि क्या इसमें हकीकत है। और उन दिनों आपने ये बताया था कि आपने कॉलम भी लिखा और उसमें आपने डिटेल्स भी बताई कि आपकी हौसला शिकनी बहुत हुई वहाँ। मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए, लड़ाई झगड़े किए गए, कोशिश की गई कि आप वहाँ से छोड़कर आ जाएँ और आप वहाँ से छोड़कर आ गए। ये क्या सूरत है कि अगर जिस इलाके में कैंसर ज़्यादा है, जैसे आपने भी बताया कैंसर पेशेंट्स ज़्यादा हैं, जहाँ से कैंसर फैल रहा है या लोग आ रहे हैं, वहाँ अगर कोई इलाज के लिए जाता है तो उसे वहाँ के लोग ही उसकी हौसला शिकनी क्यों करते हैं? एक तो सबसे पहले रज़ी भाई ये है कि जो परसेप्शन है वहाँ के बारे में, वो यहाँ पर फैलाई जाती है कि वो लोग मार देते हैं, पंजाबियों को मार देते हैं, बाहर से आने वाले लोगों को। बलोच जो हैं या वो बड़े खूंखार लोग हैं, और तो यहाँ से इसलिए कुछ जाते हुए वहाँ पर लोग घबराते हैं। तो यानी बहुत अच्छी ऑफर्स ये लोग करते हैं जो कैंसर जो वहाँ पर यूनिट चला रहे हैं, लेकिन हार्ड एरिया करार पाते हार्ड हैं। एरिया था, लेकिन लोग फिर भी नहीं जाते, कहते हैं कि इसी तरह जब मैं वहाँ पर गया तो मुझे भी, शायद आपने भी और दूसरे सबने मुझे कहा कि या बी केयरफुल। तो मैं जब वहाँ पर गया तो उधर के जो मकामी लोग थे वो खुश नहीं हुए। खुश इसलिए नहीं हुए कि वहाँ पर जो बलोचों के सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो बलोच खुद हैं। वो वहाँ के जो बलोचों के सबसे बड़े गद्दार जो हैं खुद बलोच गद्दार है। तो वो वहाँ वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के, वो लोग काम नहीं करते। जो वहाँ के हॉस्पिटल्स में वहाँ पर उल्लू बोल रहे हैं। भूत बंगला है वो, जहाँ जिस अस्पताल में मैं गया था वो भूत बंगला है। वहाँ पर 500-550 मुलाजमीन हैं, डॉक्टर्स यानी और नर्सेज, और मुश्किल वहाँ पर 20-30 लोग रोजाना आते हैं। कंसल्टेंट्स वहाँ पर हफ्ते में 2 दिन आते हैं, बारियां लगाई हुई, वो भी कभी आए या ना आए, आते हैं 1-2 घंटे के लिए और चले जाते हैं। एक प्राइवेट एक अस्पतालों का वहाँ पर, जैसा कि सिंध और पंजाब में भी है, इसी तरह वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक माफिया है जो कि प्राइवेट प्रैक्टिस वो लोग करते हैं, वो भी लिमिटेड जिससे मुनाफा होता है। तो ये जो डिस्करेज वो करते हैं, बिल्कुल ये एक हकीकत है। और मेरे साथ ऐसा किया गया। वहाँ के लोग मुझे डराते थे कि सरियाब में लापता डॉक्टर साहब, ये सरियाब है, ये बड़ा खतरनाक इलाका है और ये है वो है। तो लेकिन मैं वहाँ टिका हुआ था। बहरहाल वो एक तो बदउनवानी बहुत ज्यादा यहाँ मतलब इसके बावजूद इसके कि वो एक यानी एक तसव्वुर, एक तासुर है प्राइवेट के बारे में, प्राइवेट जो सेक्टर के बारे में कि जी वो ईमानदारी से काम करता है, जो कि गलत है। वहां पर एक प्राइवेट सेक्टर का अस्पताल के जो है वो बना, जो कि यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बना, और वहां पर बदउनवानी हुई। वहां पर रजी भाई एक गीजर वहां पर जो है ब्लास्ट हो गए, गीजर्स ब्लास्ट हो गए। आप इमेजिन करेंगे कि उसी इमरजेंसी रूम में गीजर ब्लास्ट हुआ और उससे अगले दिन एक और गीजर ब्लास्ट हुआ। गीजर यानी बॉम्ब है, गैस से चल रहा है, और पेशेंट्स भी वहां जा रहे हैं, वहां नर्सेज भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और एक चीखो पुकार का समय यानी 2 दिन वहां पर मुसलसल। वो जब इन बदउनवानियों के खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, आप कहते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए,
तो फिर वो आपके ऊपर आपके खिलाफ साजिशें करते हैं आपको, और उनको वो बहुत अच्छी करनी आती हैं। और दिस इज हाउ दे रिमूव्ड मी फ्रॉम दैट पोजीशन। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपके साथ। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम एंड न्यूज़ भी आपने देखा मुकालमा रज़ी के साथ, और हमने आज गुफ्तगू की डॉक्टर अली शाज़िफ़ के साथ, और हमने इसमें कैंसर के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर भी बात की, हमने बच्चों के कैंसर पर भी गुफ्तगू की, हमने उन मसाइल का भी ज़िक्र किया, और डॉक्टर्स के जो रवैये हैं वो भी ज़ेर बहस आए, और बहुत सारे पहलू थे जो इस एक मुलाकात में हमने जिन पर बात की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। देखते रहिए एन न्यूज़।